वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम राजेश्वर राव। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राव जो हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एन.एस. विश्वनाथन की जगह लेंगे। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे, तब से यह विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। देखिए, बात यहाँ पर अब आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधन निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वेंकट रामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य का अनुभव है और इन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक एमडी यूज हुआ है और एक सीईओ यूज हुआ है। तो देखिए, एमडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल झीरकान का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। देखिए, रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल झीरकान का सफल परीक्षण किया है और रूस के रक्षा मंत्रालय के तहत इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है। और इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में जो है 8 गुना ज़्यादा स्पीड से यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी तय की है और अपने नकली लक्ष्य को तबाह किया है। और रूस ने यह परीक्षण जो है ऐसे समय पर किया है जब उसका जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के साथ तनाव चल रहा है। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर रही है। देखिए, बात यहाँ पर रूस की है तो ये रहा मैप में रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से ये छठा सबसे बड़ा देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। देखिए, यहाँ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि रूस की जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा है, ऐसे ही जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बबीता फोगाट। देखिए, भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट जो है प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर हो गया था, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित फिल्म थी। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल जो है अपने नाम किया। इन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साल 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में जो है रजत पदक जीता था। देखिए, बात यहाँ पर अब हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा।
हरियाणा का राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ और इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉनी नैश। देखिए अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का निधन अभी हाल ही में हो गया है। जॉनी की उम्र जो है 80 वर्ष थी। इन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली थी। जॉनी 1950 से लेकर 1986 तक काफ़ी सक्रिय रहे थे। 36 साल के अपने करियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज़ दी और कई खिताब भी अपने नाम किए। जॉनी ने अपने करियर का आखिरी गाना जो है साल 1986 में गाया था। देखिए बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। और ऐसे ही जो है भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ और भारत को और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैक मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। देखिए केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है और फिलहाल जो है अभी आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी क्योंकि इसमें जो है मास्क पहनना और दर्शकों के बीच 1 फीट की दूरी रखना अनिवार्य किया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमाघरों के लिए नियमों की घोषणा की है और इनके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की फिल्म भी दिखानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। देखिए यूजीसी ने हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसे 7 और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। और इसके अलावा जो है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 जो है फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं। देखिए बात अब यहाँ पर यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। तो केंद्र सरकार द्वारा यह एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और यही आयोग जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी देता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं डीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। देखिए अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर जो है हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है और इसमें देखिए कहा गया है कि समझौता जो है आपसी हित से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा और इसमें अन्य बातों के साथ साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा खतरों, घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ उनका मुकाबला करने हेतु बेहतर परिपाटियों को साझा किया जाएगा। इस समझौते के तहत भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे आदि के समक्ष साइबर खतरों को कम करने को लेकर व्यवहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास भी करेंगे। देखिए बात यहाँ पर अब जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो आबे और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल डाइट और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। और देखिए ऐसे ही जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशांक भिड़े। देखिए, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी यानी कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नए सदस्य जो है चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया की जगह लेंगे और इन्हें 29 सितंबर 2016 को 4 साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था। शशांक भिड़े ने लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और मौजूदा समय में ये वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बीसीएएस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमए गणपति। देखिए, एमए गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जो हैं 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के अधिकारी हैं। इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जो हैं महानिदेशक हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा महानिदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब देखिए, बात यहाँ पर बीसीएएस यानी कि द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की है। तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसका जो नेतृत्व है वो पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी और इसे सुरक्षा महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और किस मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार में उत्कृष्ट कार्य को पहचानना है और पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इन्हें 6 श्रेणियों में जो है प्रदान किया जाता है। वो 6 श्रेणियां हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में स्थायी प्रयास, पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचार, बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लोकप्रियकरण, लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का अनुवाद, नवीन और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और आखिरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचार। और देखिए, ये जो पुरस्कार है इसमें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और पहली श्रेणी के लिए 5 लाख और अंतिम 5 श्रेणियों के लिए 2-2 लाख के नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 अक्टूबर। देखिए, 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर जो है 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस घोषित किया था और इस दिन का उद्देश्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना है। और यूपीए के 3 जो रणनीतिक स्तंभ हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, वो है नवोन्मेष, एकीकरण और समावेश। अब देखिए, बात यहाँ पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की है तो यह दुनिया भर में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह डाक क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच सहयोग का प्राथमिक मंच है। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विस राजधानी बर्न में है और इसके टोटल जो सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में वो 192 देश हैं। देखिए, बात यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डे की है तो अक्टूबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक सीक्वेंस में उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ही मनाया गया अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 2 अक्टूबर को ही मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री जयंती और 3 अक्टूबर को मनाई गई जर्मन एकता दिवस और 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन अमेरिकी दिवस और 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे और अब 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर
दिवस। लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था, वो पूछा था कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पर प्रिपरेशनपुर को फॉलो करें। वहाँ पर जो है इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।